Hello friends, this is Kishan Singh Rathod and I welcome you once again on our online platform JEC Academy. फ्रेंड्स, हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं और आज इसका लास्ट वीडियो है, ये लास्ट क्लास है। ये इसके बाद जो भी हम सीखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में वो क्वेश्चंस के ज़रिए सीखेंगे। हम इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। आज के वीडियो में भी मैं आपको क्वेश्चंस ही कराऊंगा, लेकिन कुछ एक उसमें कॉन्सेप्ट हो सकते हैं न्यू, जो कि आपने पहले नहीं पढ़े हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने लिख रखा है आपके सामने बोर्ड पे। जी हाँ, ये पैसेज के जितना बड़ा दिखता हुआ ये एक सेंटेंस या एक क्वेश्चन है सब कॉमन एरर का, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एरर हो सकती है। ये क्या है ये हम देखेंगे। सबसे पहली बात फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है, तो सबसे पहले तो साइकोलॉजिकल प्रेशर बन जाएगा कि इतना बड़ा अगर क्वेश्चन है तो पता नहीं क्या इसमें एरर होगी। पर जैसा कि मैं पहले वीडियोस में कहता आ रहा हूँ, क्वेश्चन बड़ा दिखता हो कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेक करना आना चाहिए सेंटेंस को। यानी कि जितनी भी वर्ब सेंटेंस में लिखी हुई है उन सब का सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा करना आप शुरू कर दिए हैं तो कोई क्वेश्चन आपके लिए बड़ा या कोई भी क्वेश्चन आपके लिए छोटा नहीं रहेगा। सारे क्वेश्चन एक जैसे होंगे, सही हो जाएंगे, क्योंकि हमको ब्रेक करना होता है सेंटेंस को। और काफ़ी दिनों से या कि पिछले इतने वीडियो जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हमने बनाए हैं उससे हमने ये सीखा है कि कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, अगर उसको ब्रेक कर दिया जाए तो वो सेंटेंस आराम से किया जा सकता है। ठीक है, शुरू करते हैं हम सेंटेंस पढ़ना। सबसे पहले सेंटेंस पढ़ा, व्हाट इज अलार्मिंग मी टुडे। तो सबसे पहले हमको वर्ब मिल गई और सब्जेक्ट मिल गया। ये हमारी वर्ब है। ठीक है, वर्ब हो गई। इज अलार्मिंग इसका सब्जेक्ट, क्योंकि वर्ब से पहले ही होता है सब्जेक्ट। फ्रेंड्स, हम लोग काफी दिनों से ये बात कर रहे हैं, तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट क्या लिखा, व्हाट, ये सब्जेक्ट हो गया। अब व्हाट के साथ वर्ब होती है सिंगुलर, सिंगुलर लिख दी, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। व्हाट इज अलार्मिंग मी टुडे इज, ये दूसरा इज, ये भी वर्ब है। ठीक है, व्हाट इज अलार्मिंग मी टुडे इज दैट the glory achieved by the hard work of the judges of this court and elite bar in the last decade have diminished due to the incidents that happened here recently। वीडियो पॉज करके सबसे पहले इस सेंटेंस का आंसर पता लगाएं और उसके बाद हम इस सेंटेंस को आगे करेंगे। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले ये वर्ब है, इसका सब्जेक्ट हुआ व्हाट, ये सिंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो रहा है हमारा। दूसरी वर्ब इज है, इसका सब्जेक्ट ये पूरा का पूरा सेंटेंस बनेगा। इस इज का सब्जेक्ट कौन बनेगा, पूरा सेंटेंस, क्योंकि कंजंक्शन लिखा हुआ है यहाँ पर व्हाट, और इसके पहले जो ये क्लॉज लिखा हुआ है, सेंटेंस लिखा हुआ है, ये सारा का सारा ही क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। इसके आगे हमने पढ़ा दैट, और दोस्तों दैट है एक कंजंक्शन। दैट क्या है, कंजंक्शन है। अब सबसे पहले कंजंक्शन के बारे में सुन लो, पहले भी मैंने शायद बताया हुआ है। कंजंक्शन क्या करता है, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ता है, दो सेंटेंस को जोड़ता है और उनके बीच में होता है। यानी कि कंजंक्शन से पहले एक सेंटेंस होगा और कंजंक्शन के बाद में एक सेंटेंस होगा, क्योंकि इसने इन दोनों सेंटेंस को जोड़ा हुआ है। अच्छा, पहले जो सेंटेंस है उसकी सब्जेक्ट और उसकी वर्ब तो हमको पता है। अब इसके बाद में जो सब्जेक्ट और वर्ब है उसका हमको पता लगाना है। तो सबसे पहले वर्ब देख लेते हैं। इस दैट के बाद वर्ब कौन दिख रही है हमको, इस दैट के बाद हमको वर्ब दिख रही है हैव डिमिनिश्ड। वर्ब है ये, हैज, हैव, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सारी वर्ब होती है, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। तो ये हैव डिमिनिश्ड हो गई हमारी वर्ब। अब अगर इसका सब्जेक्ट ढूंढ लेंगे तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सारा ही पता चल जाएगा हमको क्या है क्या नहीं। शुरू करते हैं इसका सब्जेक्ट ढूंढना। तो सबसे पहले हमको ये दिख रहा है लास्ट डेकेड, क्योंकि सब्जेक्ट होता है वर्ब से पहले, इसलिए हम वर्ब से पहले देख रहे हैं। लास्ट डेकेड, ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये इन लिखा हुआ, और इन क्या होता है दोस्तों, प्रीपोजिशन। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि प्रीपोजिशन के बाद में आने वाला नाउन कभी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। ये है प्रीपोजिशन, इसके बाद वाला नाउन ये सब्जेक्ट नहीं बनेगा। ठीक, अब इसके बाद पहले लिखा हुआ है दिस कोर्ट एंड एलाइट बार। अब ये भी सब्जेक्ट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके पहले ऑफ लिखा हुआ, और दोस्तों ऑफ क्या होता है, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद वाला सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, जजेस सब्जेक्ट हो सकता है क्या, जजेस सब्जेक्ट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसके पहले लिखा ऑफ, और ऑफ क्या होता है, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद वाला सब्जेक्ट नहीं होता है। सारे प्रीपोजिशन लिखा रखे मैंने आपको,
पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे पहले वाले वीडियो जो हमारा था उसमें देखेंगे तो ये सब चीजें मैंने लिखा रखी है, आपको कोई नया नहीं है। इसके पहले देखते हैं, इसके पहले लिखा हो हार्ड वर्क। और दोस्तों हार्ड वर्क हो सकता है क्या सब्जेक्ट? हार्ड वर्क बिल्कुल भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि यहां लिखा हो बाय, और बाय क्या है दोस्तों? प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद वाला हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, चलो उसके पहले हमने देखा अचीव्ड। ये अचीव्ड में ईडी जुड़ा हुआ है, और इससे हमको पता चल जाएगा कि ये तो वर्ब है, जो कि इस सेंटेंस में पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है ना। वर्ब के जैसा दिख रहा है ये, हम इतना तो पता लगा ही सकते हैं, ईडी जुड़ा हुआ वर्ब के जैसा दिख रहा है। अब इसको कहेंगे पास्ट पार्टिसिपल, और पास्ट पार्टिसिपल कैसे हुआ ये आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे, जब मैं आपको वर्ब एडवांस पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा कि ये पास्ट पार्टिसिपल कैसे बन रहा है ना, क्यों कह रहे हैं हम इसको पास्ट पार्टिसिपल। बहरहाल हम ये तो समझ सकते हैं कि ईडी जुड़ा हुआ है तो वर्ब है, सब्जेक्ट तो नहीं है ना। तो ये भी कट गया। अब क्या बचा? देखो दैट कंजंक्शन था, इसके बाद ही होना है सब्जेक्ट, तो क्योंकि कंजंक्शन दोनों सेंटेंस के बीच में रहता है, तो ये हो गया हमारा कंजंक्शन। और इसके बाद वाले सेंटेंस में जब भी हमने देखा ये सारे शब्द कट गए, कौन बचा? केवल द ग्लोरी बचा। क्या बचा? द ग्लोरी। ग्लोरी का मतलब होता है उपलब्धि, जीत, है ना। जीत को, विजय जो होती है उसको कहते हैं, उपलब्धि को कहते हैं। और ग्लोरी आप देख सकते हैं, अगर ये ग्लोरी सब्जेक्ट है तो दोस्तों ग्लोरी तो सिंगुलर है ना, SEIS नहीं जुड़ा हुआ इसमें। तो ग्लोरी सिंगुलर है, तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी होनी चाहिए? वर्ब होनी चाहिए सिंगुलर, और वर्ब को सिंगुलर करने के लिए क्या कर दिया? हैव की जगह कर दिया मैंने हैज। ठीक है, इस सेंटेंस से मैं आपको दो चीज कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूं, और वो दोनों चीजों पे ध्यान जरूर देना है हमको अगर एग्जाम पास करना है। तो क्या है वो दो चीजें? नंबर 1, क्वेश्चन बड़ा लगने से टफ नहीं होता है। लिख दिया अगर मैंने 30, 35, 50 शब्दों का 50 वर्ड्स लिख दिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेंटेंस टफ हो गया। सेंटेंस कोई भी टफ नहीं होता है, कोई भी इजी नहीं होता है। सेंटेंस का एक ही चलन होता है, एक ही उसकी हमारी अप्रोच होनी चाहिए कि उस सेंटेंस को ब्रेक किया जाए। उसकी जो वर्ब है सेंटेंस की सारी हमको पता होनी चाहिए। जैसे इस सेंटेंस में 2-3 वर्ब है, उन सभी वर्ब का सब्जेक्ट पता होना चाहिए। अगर इस तरीके से पढ़ रहे हो तो कोई सेंटेंस ना तो टफ है ना बड़ा है, पहली बात। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपके बैंक, IBPS के या SBI के मेंस के एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, जो सारे के सारे बड़े होते हैं, है ना, वन लाइनर्स क्वेश्चन नहीं होते हैं। SSC मेंस में भी देखा गया है कि इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, है ना। सभी एग्जाम में जहाँ पे इंग्लिश अच्छे लेवल की आ रही है इतने बड़े बड़े सेंटेंस आते हैं। अब होता क्या है, हमारी आदत पड़ती है छोटे छोटे सेंटेंस को पढ़ने की, आइदर ऑफ, ईच ऑफ। अच्छी बात है, वो पढ़ना ही चाहिए, लेकिन ये सेंटेंस देखना बहुत जरूरी है ताकि आप एग्जाम में हड़बड़ा नहीं जाओ ऐसे सेंटेंस को देख के, है ना। फिर आपकी अप्रोच ही नहीं होगी, सेंटेंस देख के ही आप तो आगे क्लिक कर दोगे, पढ़े ही जा रहे हो, इसको पढ़े ही जा रहे हो, कुछ हो ही नहीं रहा है। इसलिए ये दो जरूरी बातें हैं कि सेंटेंस बड़ा देख के मनोवैज्ञानिक प्रेशर नहीं आना है एक तो एग्जाम में। दूसरी बात, आपको सेंटेंस सभी प्रकार के देखने, टफ और इजी। अप्रोच क्या होनी चाहिए? सभी सेंटेंस का सब्जेक्ट और वर्ब पता होना चाहिए, फिर सब आसान है, उसके बाद सब इजी है, कोई टफ नहीं है। 2-3 तरीके होते हैं, उन दोनों तीनों तरीके से हम देखेंगे। सेंटेंस को पूरा तरीके से मैं इसको आपको इलेबोरेट करूंगा यहाँ पर। सबसे पहले देखो सब्जेक्ट क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं सब्जेक्ट। जो वीडियो में हमने पहले देखा था उसी तरीके से 2 तरीके। जनरली जो है सब्जेक्ट वर्ब से पहले होता है, तो पहले ढूंढना है आपको, बाद में होगा इन्वर्जन के टाइम, जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था हमने। दूसरी बात, सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए वर्ब से बात कर लो, आप वर्ब से पूछ लो, क्योंकि क्रिया का कार्य करने वाला यानी एक्शन का जो डूअर होता है वही सब्जेक्ट होता है ना। जिसके बारे में हम सेंटेंस में जानकारी दे रहे हैं वही सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रीपोजिशन के बाद वाला सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। ये 2-3 चीजें ध्यान रखोगे तो सब्जेक्ट पता लग जाएगा, वर्ब पता लग जाएगी। सेंटेंस का अर्थ कर लेते हैं हम। व्हाट इज अलार्मिंग मी टुडे? अलार्मिंग का मतलब होता है डराना या चेतावनी देना, है ना। तो व्हाट इज अलार्मिंग मी टुडे, कह रहा है सेंटेंस कि आज जो चीज मुझे चेता रही है या जो चीज मुझे डरा रही है, इज, वो क्या है? वो है इज दैट, वो जो चीज डरा रही है वो क्या है? दैट द ग्लोरी, ग्लोरी मतलब उपलब्धि, विजय, अचीव्ड बाय द हार्डवर्क ऑफ द जजेस। ग्लोरी जो कि अचीव, हासिल की गई थी हार्डवर्क के द्वारा। किसके हार्डवर्क के द्वारा? जजेस के हार्डवर्क के द्वारा।
ऑफ, कौन से जजेस हैं? ऑफ दिस कोर्ट एंड एलाइट बार, इस कोर्ट और एलीट बार के जो जजेस हैं उनकी हार्डवर्क से जो हासिल की गई उपलब्धि है। कब की है हासिल? इन द लास्ट डेकेड, पिछले दशक में। हैव डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड का मतलब होता है किसी भी चीज में गिरावट आना, कमी होना। ठीक है दोस्तों, हैव डिमिनिश्ड, कमी आई है। किस वजह से आई है कमी? ड्यू टू, ड्यू टू प्रीपोजिशन होता है दोस्तों, जिसका मतलब होता है के कारण, कारण को बता रहा है ये। किस कारण से आई है? ड्यू टू द इंसिडेंट्स, उन घटनाओं के कारण, दैट हैपेंड हियर, जो कि यहां पर घटित हुई है, जो कि यहां पर हुई है। हैपेंड वर्ब है अगेन। रिसेंटली, इन दिनों में, या रिसेंटली का मतलब अभी अभी, कुछ समय में। क्या है सेंटेंस? जो चीज मुझे डरा रही है वो क्या है? वो है कि जो ग्लोरी, जो उपलब्धि हासिल की गई थी जजेस के द्वारा पिछले दशक में, उनके मेहनत के द्वारा, कोर्ट और एलाइट बार के जजेस की मेहनत के द्वारा पिछले दशक में जो ग्लोरी हासिल की गई है, उसमें कमी आई है। तो अब वर्ब से पूछने पर सब्जेक्ट मिल जाएगा आराम से, अगर अर्थ पता है आपको। क्या था वर्ब? डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड यानी गिरावट आई है। किस में आई है गिरावट? ना तो भैया दशक में गिरावट आई है, ना कोर्ट में एलाइट बार में गिरावट आई है, ना ही जजेस में गिरावट आई है, ना ही हार्डवर्क में गिरावट आई है। गिरावट किस में आई है? जो उपलब्धि उन्होंने हासिल की थी, जो ग्लोरी उन्होंने हासिल की थी, उसमें कमी आई है। किस कारण से आई है कमी? कमी आई है घटनाओं के द्वारा, जो कि पिछले कुछ समय में यहां पर घटित हुई है। आ गई बात समझ में? अगर इतना कॉम्प्रहेंशन है, सेंटेंस को इतना समझ पा रहे हो, तो वर्ब को पढ़ते ही पता लगा लोगे कि सब्जेक्ट कौन होना चाहिए, इसका क्रिया का कार्य कौन कर रहा है। ऐसा करते ही आपको क्या पता चल गया? सब्जेक्ट पता चल गया। और सब्जेक्ट पता चल गया, सब्जेक्ट ग्लोरी सिंगुलर, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर कर दो, इतना सा ही टाइम लगेगा, हैव को बना दोगे हैज। अच्छा, कई बार अगर शब्द इतने टफ हैं कि आपको याद ही नहीं है, मतलब ही नहीं हो पा रहा है सेंटेंस का, तो क्या करें? तो आ जाओ ग्रामर पे। दैट कंजंक्शन है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, पहले वाला सेंटेंस खत्म हो गया, इस दैट के बाद फिर से सेंटेंस आएगा, और फिर से जो सेंटेंस आएगा उसकी सब्जेक्ट और उसका वर्ब पता करना है। वर्ब दिख ही रही है, सब्जेक्ट पता करना है। सारे प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद वालों को काटते जाओ, काटते जाओ, काटते जाओ। बचा कौन है? ग्लोरी बचा है। ये ग्लोरी सिंगुलर, ये वर्ब सिंगुलर, हैव की जगह हैज। इतना सा ही होता है। अगर आपको किसी भी बड़े से बड़े सेंटेंस का सब्जेक्ट और वर्ब पता लगाना आता है, तो फिर आपके लिए कोई सेंटेंस ना तो बड़ा है, ना कोई सेंटेंस छोटा है, फिर सब इजी है। बस ऐसे सेंटेंस देखोगे तो पता लगेगा। ठीक है, तो अप्रोच क्या होनी चाहिए ये बता रहा हूं मैं यहाँ पे, बड़े प्रश्नों से। डराने की बात नहीं है, बिल्कुल सही तरीके से आपको एक गाइड करने की बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सब क्वेश्चन लिख लेना सारे ये वाला, और देख लेना कैसे हुआ। चलो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। Rice and wheat purchased a week ago was both rotten। एक सेंटेंस और लिख लेते हैं। Whether a book will sell depend upon how good it is। एक सेंटेंस और लिख देता हूं। What I say and what I do is none of your business। ये तीनों सेंटेंस
एक बार वीडियो पॉज करके करने की कोशिश करो, फिर मैं बताता हूँ। चलो, एक ज़रूरी सूचना है आपके लिए, इन्फॉर्मेशन है कि अब तक हम रोज़ एक वीडियो देख पा रहे थे, या जब भी जिस दिन भी वीडियो आ रहा था एक ही वीडियो आ रहा था। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बेसिक जो है मैं पूरा पढ़ा रहा था। अब कुछ मेंस के स्टूडेंट्स हैं जो बोल रहे हैं कि सर पैसिव वॉइस, नरेशन, पैसेज, क्लोज टेस्ट और PQRS ये भी हमको पढ़ना है, तो उसकी भी पैरेलल या कॉमन एरर, इम्प्रूवमेंट, मेंस के लिए भी एक क्लास आप स्टार्ट करो। स्टूडेंट्स जो कि अभी ऑफलाइन आ नहीं पा रहे हैं कोविड-19 के चलते, तो सभी घर पे हैं, तो उनकी एक ये मेरे को रोज़ मैसेज आते हैं किसी ना किसी स्टूडेंट के कि सर मेंस के लिए भी थोड़ा सा मैटर चालू कर दो, 2 वीडियो। तो आज से मैं आपको 2 वीडियो पैरेलल, आज तो ये एक ही वीडियो आपको मिलेगा, यही है। नेक्स्ट डे से यानी कि आई थिंक गुरुवार नहीं तो फ्राइडे से आपको रोज़ 2 वीडियो मिलेंगे पैरेलल। एक में तो आपका यही कोर्स चलता रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के आगे क्वेश्चंस, फिर दूसरा टॉपिक जो भी हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, यही चलता रहेगा कोर्स। जो बिगनर्स हैं, जो शुरू से एंड तक पूरा कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए। और पैरेलल में एक क्लास और मिलेगी आपको रोज़ डेली, जब भी मिलेगी 2 वीडियो, उसमें मेंस के लिए आपको कॉमन एरर के क्वेश्चन, PQRS, क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन, ये सारे करवाऊंगा। तो जो मेंस के स्टूडेंट हैं वो भी अब 2 वीडियो उनको मिलेंगे, और जो आगे जल्दी जल्दी कोर्स करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं पूरा, उनको 2 वीडियो मिलेंगे। तो आज के बाद ये आपके लिए, आपके जो स्टूडेंट्स की डिमांड थी उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये काम किया है कि मैं 2 वीडियो आपको रोज़ के प्रोवाइड करूँगा। आ जाओ अपने कोर्स पे वापस। राइस एंड व्हीट परचेस्ड वीक अगो वॉज बोथ रोटन। वेरी इजी क्वेश्चन, तुरंत हो गया होगा। सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब ढूंढ लेते हैं सबसे पहले। ये है वर्ब, अब सब्जेक्ट ढूंढना है। तो सबसे पहले क्या है, वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। ये देखो कॉमा लिखा हुआ है, ये भी कॉमा लगा हुआ है, दोनों तरफ कॉमा के बीच में जो लिखा हुआ है, मैं आपको बता चुका हूं कि वो मुख्य मेन वर्ब का सब्जेक्ट नहीं हो सकता है ना। अपोजिटिव यूज ऑफ ए नाउन है ये जो दोनों तरफ कॉमा के बीच में है, ये सब्जेक्ट नहीं होगा। ये क्या है, ये केवल इसके बारे में जानकारी देने के लिए आ रहा है। पहले क्या लिखा हुआ है, राइस एंड व्हीट, चावल और गेहूं, राइस एंड व्हीट। ये राइस एंड व्हीट के बारे में जानकारी दे रहा है। अंदर जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, परचेस्ड वीक अगो, यानी कि जो कि एक सप्ताह पहले खरीदे गए। वॉज, यानी कि ये दोनों तरफ कॉमा के बीच का सब्जेक्ट नहीं हुआ। सब्जेक्ट कौन हुआ, राइस एंड व्हीट। किससे जुड़ा हुआ दोस्तों, एंड से जुड़ा हुआ है। एंड से 2 चीजें जुड़ जाती है तो कैसे हो जाती है, प्लूरल हो जाती है। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब हो जाएगा प्लूरल, वॉज की जगह वर्ब। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। ये इसके बारे में पहले जानकारी दी हुई है, वीडियो में पूरा देख लेना। नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया हुआ है ये। वेदर अ बुक विल सेल डिपेंड अपॉन हाउ गुड इट इज। विल सेल, अब यहां पर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों को ब्रेक करना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करेंगे। सबसे पहली वर्ब दिख रही है विल सेल। विल सेल का मतलब है बिकना, बिक्री हो ना किसी चीज की, फ्यूचर का इंडिकेशन दे रहा है कि बिकेगी। वेदर का मतलब होता है ऑप्शन देने के लिए यूज करता है, यानी कि या तो ये काम होगा या नहीं होगा, है ना, इसके लिए यूज करते हैं। या तो के सेंस में यूज करते हैं ऑप्शन देने के लिए, कि या तो तुम टीम में सेलेक्ट हो जाओगे या नहीं होगे, ऐसा कहने के लिए वेदर का यूज हुआ है। वेदर अ बुक विल सेल, एक बुक बिकेगी या नहीं बिकेगी, ऑप्शन दे रहे हैं। दूसरी वर्ब हमको दिख रही है डिपेंड। दूसरी वर्ब कौन दिख रही है दोस्तों, डिपेंड दिख रही है। अब इस डिपेंड का सब्जेक्ट क्या होगा, क्योंकि जितनी भी वर्ब है सबका सब्जेक्ट पता होना चाहिए हमको। तो पहली वर्ब विल सेल का सब्जेक्ट तो हुआ बुक। कौन बिकेगी, क्या चीज बिकेगी, बुक बिकेगी। तो ये बुक हुआ इसका सब्जेक्ट, क्रिया का कार्य करने वाला या जिसके बारे में जानकारी दी जाती है, तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब सही है। डिपेंड अपॉन हाउ गुड इट इज, डिपेंड अपॉन मतलब निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, हाउ गुड इट इज, कि वह कितनी अच्छी है। इट इज किसके लिए आ रहा है, ये आ रहा बुक के लिए, अच्छी है। कौन है अच्छी, बुक है अच्छी, तो ये हो गया इट इज। चलो, वेदर अ बुक विल सेल डिपेंड अपॉन हाउ गुड इट इज, यानी कि सेंटेंस की हिंदी है कि एक बुक बिकेगी या नहीं बिकेगी, ये निर्भर करता है, डिपेंड करता है किस पे, कि वो कितनी अच्छी है।
ये जो इज दिख रहा है इसका सब्जेक्ट कौन है, इसका सब्जेक्ट इट है, इट सिंगुलर इज सिंगुलर, सही है। ये जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट पता लगाना है, अगर पता लग जाएगा तो आसान हो जाएगा सेंटेंस, और नहीं तो फिर ये छोटा सा दिखने वाला सेंटेंस भी टफ है आपके लिए, है ना। तो इसलिए मैं बता रहा था कि छोटा या बड़ा होने से सेंटेंस टफ या आसान नहीं होता है। चलो, डिपेंड अपॉन हाउ गुड इट इज, मतलब निर्भर करता है कि वो कितनी अच्छी है। इस बात पर क्या चीज निर्भर करती है, दिमाग लगाओ। हिंदी पता है आपको सेंटेंस की, एक बुक बिकेगी या नहीं बिकेगी ये निर्भर करता है कि वो कितनी अच्छी है। यानी कि अगर मैं सिर्फ इतना सा बोलूं कि निर्भर करता है कि वो कितनी अच्छी है, इस बात पर क्या चीज निर्भर करती है, इस बात पर निर्भर करता है कि वो बुक बिकेगी या नहीं बिकेगी। यानी कि डिपेंड का सब्जेक्ट हो जाएगा आपका यहां से लेकर यहां तक का पूरा सेंटेंस। जब मैंने सब्जेक्ट पढ़ाया था उसके पहले वीडियो में मैंने आपको यह कहा था कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट एक नाउन हो सकता है, एक प्रोनाउन हो सकता है, एक जिरेंड हो सकता है, एक इन्फिनेटिव हो सकता है, और एक पूरा का पूरा सेंटेंस भी क्या हो सकता है, एक पूरा का पूरा सेंटेंस भी आपके किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर सकता है। सब्जेक्ट का काम एक पूरा सेंटेंस कर दे तो उसको हमेशा सिंगुलर माना जाएगा। चाहे तो नोट लिख लीजिए आप कि अगर एक फुल क्लॉज पूरा सेंटेंस किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है तो हम उसके लिए वर्ब लगाते हैं सिंगुलर। कैसी लगाते हैं, सिंगुलर। इसमें रिलेटिव क्लॉज के भी बहुत अच्छे क्वेश्चन अभी दिखाऊंगा मैं आपको। एक बुक बिकेगी या नहीं बिकेगी डिपेंड करता है कि वो कितनी अच्छी है। यहां से हमको पता चल गया कि डिपेंड का सब्जेक्ट कौन है, एक पूरा का पूरा सेंटेंस जो कि कैसा माना जाता है दोस्तों, सिंगुलर। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को सिंगुलर करेंगे, जिसके लिए हम इसमें क्या कर देते हैं, एस जोड़ देते हैं। ये इस सेंटेंस की गलती, वर्ब को सिंगुलर करने के लिए उसमें क्या जोड़ा जाता है, एस। अब इस सेंटेंस की थोड़ी सी और ग्रामर की बात कर लेता हूं। 3 वर्ब दिखी हमको यहां पर, विल सेल, दूसरी है डिपेंड्स, और तीसरी है इज। आपको याद होगा मैंने आपको 2-3 दिन पहले जो क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको यह कहा था कि एक कंजंक्शन 2 सेंटेंस को जोड़ता है और 2 कंजंक्शन 3 सेंटेंस को जोड़ते हैं, है ना। एक कंजंक्शन का काम क्या होता है, 2 सेंटेंस को जोड़ना, और अगर किसी सेंटेंस में 2 वर्ब 2 कंजंक्शन हुए तो इसका मतलब उस सेंटेंस में 3 सेंटेंस को वो जोड़ रहे होंगे, और 3 सेंटेंस है इसका मतलब वर्ब कितनी होगी, 3। अब यहां पर 2 कंजंक्शन है, कौन कौन है, एक तो है हाउ और दूसरा वेदर। ये जो WH वर्ड है ये कंजंक्शन भी बनते हैं, कैसे बनेंगे मैं आपको उस टॉपिक में पढ़ाऊंगा अच्छे से। लेकिन अभी के लिए आप जान लो ये जो क्वेश्चन पूछने वाले जो वर्ड्स होते हैं ये कंजंक्शन होते हैं। वेदर तो कंजंक्शन है ही, और हाउ ये क्वेश्चन पूछने वाला जो वर्ड है ये भी कंजंक्शन का काम कर सकता है। कैसे करेगा बाद में बताऊंगा। बेसिकली क्या है, 2 कंजंक्शन है तो 3 सेंटेंस होंगे, 3 सेंटेंस होंगे तो 3 वर्ब होगी। कौन है 3 वर्ब, एक तो विल सेल, एक है डिपेंड और एक है इज, है ना। इतनी ग्रामर का ध्यान है। अब तीनों वर्ब के सब्जेक्ट पता लगा दिए तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कुछ ही नहीं है। और अगर नहीं पता लगा पाओ तो फिर कितने भी रूल याद कर लो कुछ पार नहीं पड़ने वाली। इसलिए जो काम बेसिक से होगा वो बेसिक से ही होगा। आपको समझने के लिए सारे वीडियो लाइन से देखने पड़ेंगे और हर तरह के क्वेश्चन देखने पड़ेंगे, ठीक है। सिंगुलर करने के लिए एस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आई से एंड व्हाट आई डू इज नन ऑफ योर बिजनेस। सेंटेंस का मतलब है जो मैं कहता हूं और जो मैं करता हूं वो तुम्हारा बिजनेस यानी तुम्हारा कोई मुद्दा ही नहीं है, वो सिर्फ मेरा काम है। जो मैं कहता हूं और जो मैं करता हूं किसका मुद्दा है, मेरा मुद्दा है साहब, मेरा काम, ठीक है। यह है सेंटेंस का मतलब। चलो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करेंगे। सबसे पहली वर्ब है से का मतलब होता है कहना। कहना कौन कौन कहता है, आई, मैं कहता हूं साहब। तो इस से का सब्जेक्ट कौन हुआ, आई। आई के लिए प्लूरल वर्ब होती है, ये प्लूरल वर्ब लिखी हुई है, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। एंड व्हाट आई डू, और जो मैं करता हूं। डू दूसरी वर्ब है हमारी। डू का मतलब होता है करना, और करता कौन है, मैं ही करता हूं। तो इसका सब्जेक्ट भी कौन हुआ, आई हुआ, और इसका सब्जेक्ट भी आई हुआ। आई के लिए वर्ब कैसी होती है, प्लूरल होती है, इसलिए ये प्लूरल वर्ब लिखी हुई है, ये भी सही है, ठीक है। ऐसे करके आपको जैसे मैं कर रहा हूं सभी वर्ब के सब्जेक्ट जरूर पता करने हैं, तभी आपका काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। मैं आपको फिर से एक बार ये राय दे देता हूं। व्हाट आई से यानी जो मैं कहता हूं, व्हाट आई डू यानी जो मैं करता हूं। इज नन ऑफ योर बिजनेस,
उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तीसरी वर्ब है इज, इसका सब्जेक्ट पता लगाओगे तो क्वेश्चन होगा, नहीं तो नहीं होगा। इज नन ऑफ योर बिजनेस, यानी वो तुम्हारा कोई सोचने की बात या तुम्हारा मुद्दा नहीं है। क्या नहीं है तुम्हारा मुद्दा, तुम्हारा या तुम्हारा बिजनेस क्या नहीं है, जो मैं कहता हूं और जो मैं करता हूं। यानी कि इज के लिए सब्जेक्ट हो जाएगा यहां से लेकर यहां तक का पूरा सेंटेंस। और ये अगर आप देखोगे तो ये दो सेंटेंस जो है किससे जुड़े हुए हैं, एंड से। ये देखो एंड से जुड़ा हुआ होता है तो सब्जेक्ट को कैसा मानते हैं, प्लूरल मानते हैं। तो यहां पे भी ये दो सेंटेंस किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं। और एंड से जुड़े हुए हैं तो कैसा माना जाएगा, प्लूरल। और जब सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कैसी हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। वर्ब को प्लूरल करने के लिए इज की जगह कर दिया हमने आर। ये भी छोटा ही सेंटेंस है, लेकिन जब तक आपको सभी के सब्जेक्ट नहीं पता है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। सोचो ना, हमको ये पता लगाना सब्जेक्ट क्या होता है, जिस चीज के बारे में हम सेंटेंस में जानकारी दे रहे हैं। ये जानकारी किसके बारे में, इज नन ऑफ योर बिजनेस, तुम्हारा ये बिजनेस नहीं है, तुमको कोई मतलब नहीं है। किस चीज से नहीं है तुमको मतलब, जिसके बारे में ये बात हो रही होगी वही सब्जेक्ट हो जाएगा। किससे मतलब नहीं है, जो मैं कहता हूं और जो मैं करता हूं, इससे मतलब नहीं है। तो ये दोनों से ही मतलब नहीं है। किससे जुड़ा हुआ, एंड से। एंड से जुड़ते ही प्लूरल हो जाएगा, इज की जगह हो जाएगा आर। ठीक है, तो ये हैं आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बेहतरीन क्वेश्चन। सारा सब कुछ समझने के लिए फर्स्ट वीडियो से लेकर अब तक का सारा देख लो, सब आ जाएगा आराम से। अच्छा, एक छोटी सी बात बतानी थी। ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, यानी कि एक तो आप क्लास में बैठ के पढ़ रहे हो और एक वीडियो में पढ़ रहे हो, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या लग रहा है आपको? दो छोटे छोटे डिफरेंस हैं। सबसे मेन तो ये है कि अगर आपको क्लास में किसी क्वेश्चन पे डाउट आता है तो आप क्या करते हो, पूछ लेते हो कि सर ये दोबारा बताओ, मेरे को आ ही नहीं रहा है ना। लेकिन वीडियो में आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो क्योंकि अभी तक हम क्लास लाइव नहीं ले रहे हैं। और क्यों नहीं ले रहे हैं उसके कोई और जो भी हमारी इच्छा नहीं है, या कोई बात हो सकती है। शुरू करेंगे लाइव क्लास जल्दी, लेकिन तब तक आप वीडियोस देख रहे हो। वीडियो में सबसे बड़ी समस्या क्या आती है हमारे सामने, कि क्लास में तो हम पूछ लेते हैं कि सर ये नहीं आया, ये वापस बता दो, लेकिन यहाँ वीडियो में ऐसा नहीं कर सक रहे। तो इसका सॉल्यूशन ये है दोस्तों कि आप कमेंट सेक्शन में लिख दिया करें। अगर किसी भी एक स्टूडेंट का भी मेरे पास मैसेज आ गया या कमेंट मैंने देख लिया कि सर ये वाला क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ था, इसको समझा दो दोबारा, तो मैं उस एक कमेंट के पीछे वो क्वेश्चन अगले वीडियो में जरूर समझा दूंगा, है ना। ऐसा भी नहीं है कि कोई 10 जने करेंगे तो कोई 10 स्टूडेंट्स उस वीडियो को देख के अगर उस पर कमेंट करेंगे तो ही मैं समझाऊंगा। किसी एक ने भी अगर किसी एक क्वेश्चन के बारे में भी बोल दिया तो मैं वो समझा दूंगा अगले वीडियो में। क्योंकि जितने भी स्टूडेंट ये वीडियोस देख रहे हैं, हम चाहते हैं उन सब का सिलेक्शन और उन सबको सारी बात समझ में आए। तो इसलिए से अगर भी कोई भी छोटी सी बात समझ में आपको नहीं आई, वैसे तो मैं बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ, समझ में आना चाहिए, नहीं आए क्योंकि क्वेश्चन थोड़े टफ हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, समाधान किया जाएगा अगले वीडियो में। ठीक है, या किसी के पास डायरेक्ट मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, उस जरिए व्हाट्सएप वगैरह भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ऐसी बात है। दूसरी बात जो वीडियो में या ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास का डिफरेंस है वो है डिसिप्लिन। क्या होता है, जब हम ऑफलाइन क्लास लेते हैं तो एक निश्चित समय पे जाते हैं, 8 से 12 कोचिंग टाइम है, 8 से 9 इंग्लिश पढ़नी है रोज, 9 से 10 ये पढ़नी है, 11 से 12 ऐसे करके 8 से 12 तक हमारी क्लास चल रही। लेकिन वीडियो में हम क्या करते हैं, वीडियो शुरू किया, सुबह 15 मिनट का देख लिया, फिर कोई काम आ गया फिर चले गए बाहर, किसी का फ़ोन आ गया, किसी का व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, तो वीडियो देखते देखते व्हाट्सएप चलाना शुरू, या कोई और फ़ोन आ गया तो फ़ोन पे बात करना शुरू, या कोई काम आ गया तो काम के लिए बाहर जाना शुरू कर दिया। इससे क्या होता है, इससे रिदम ही टूट जाता है पूरा क्लास का। आपकी पहले की बात और बाद की बात जो है आपस में कनेक्ट ही नहीं हो पाती। आपने वीडियो वापस वहाँ से चलाया, वहाँ से देखने लगोगे, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, या फिर रिवाइंड करके वापस पीछे जाओगे, बार बार वही चीज़ें देखोगे, आपका टाइम वेस्ट होगा, रिदम बनेगा ही नहीं क्लास में। जबकि क्लास में क्या होता है, क्लास में आप चुपचाप क्लास में बैठे रहते हैं, 1 घंटे की या 2 घंटे की, 4 घंटे की, जो भी क्लास हुई ली, उसके बाद बाकी काम करोगे, तो एक रिदम डिसिप्लिन में आपकी क्लास हो जाती है। ऑनलाइन में ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो अब क्या करो, इसका भी सॉल्यूशन है हमारे ही हाथ में, इसका भी सॉल्यूशन।
है ना। अगर हम सोच रहे हो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में ऐसा कोई भारी डिफरेंस, बिल्कुल डिफरेंस है ऑनलाइन और ऑफलाइन में, उसको मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो छोटी छोटी समस्याएं हैं जिनको हम खुद ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कैसे? आप है ना वीडियो देखने का भी एक ऐसा टाइम निश्चित करो जिस पर देखोगे रेगुलर, किसी का भी देख रहे हो, कोई से भी सब्जेक्ट का, और ये मेक श्योर करो कि उस टाइम में आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सके, या आप किसी भी व्हाट्सएप का किसी भी कॉल का जवाब उस दौरान बिल्कुल नहीं देखेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक एक क्रम में, एक सीक्वेंस में देखेंगे और साथ के साथ नोट्स बनाएंगे, है ना। कोई भी टाइम निश्चित कर लो। किसी को रात को नींद नहीं आती हो तो रात को 10 से 12 तक देखा करो 2 घंटे वीडियो। किसी को सुबह जल्दी उठ जाते हैं, कोई काम नहीं है, 6 से 8 देख लिया करो जब भी आपके पास में, या दिन में घर वाले सो जाते हैं, कोई काम नहीं होता, दिन में देख लिया करो, पर एक निश्चित टाइम पे देख लिया करो और सारी क्लास एक साथ देख लिया करो। ऐसा नहीं है 10 मिनट अभी देखिए फिर चले गए, छोड़ दिए, फिर अगली क्लास पे आ गए कि अब तो 2 क्लास हो गई, अगली क्लास देख ली। ऐसे करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा आपको, सब बर्बाद हो जाएगा, मतलब पढ़ाई नहीं हो पाएगी फिर आपकी ऑनलाइन, है ना। तो जो ऑफलाइन के फ़ायदे हैं वो ऑफलाइन के हैं, जो ऑनलाइन के हैं वो ऑनलाइन के हैं। ऑनलाइन की जो बाधाएं हैं उसको दूर करना हमारे ही हाथ में। चलो सर, ज्ञान हो गया आज का। अब क्वेश्चन या आगे हम शुरू कर लेते हैं पढ़ाई। एक देखो रूल लिखो एक, है ना। मैं आपको कुछ नाउन लिखा रहा हूं, ये ऐसे नाउन है जो देखने में प्लूरल जैसे होंगे लेकिन लगेंगे सिंगुलर जैसे। पहले के वीडियो में हमने ऐसे नाउन देखे थे जो दिखने में तो सिंगुलर हो रहे थे लेकिन नेचर में प्लूरल थे। अब इसका उल्टा देखेंगे हम, जो दिखने में तो प्लूरल है लेकिन नेचर में कैसे हैं? सिंगुलर। कौन कौन है देखते जाओ। नेम्स ऑफ बुक्स, नेम ऑफ बुक्स, द अरेबियन नाइट्स, the meatless days, a tale of two cities, ठीक है। गलिवर्स ट्रेवल्स, लिख लेना ऐसे कैसे सारे लिख लेना, क्योंकि इस अरेबियन नाइट्स, मीटलेस डेज, टेल ऑफ टू सिटीज, गलिवर्स ट्रेवल्स, इससे आपके एसएससी में, आपके एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चन आया है। मीटलेस डेज बहुत बार क्वेश्चन आया है इसका, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, इसलिए ढंग से इसको लिख के याद कर लो इनको। नेम ऑफ मूवीज, थ्री इडियट्स, टू स्टेट्स, हंड्रेड डेज। यहां से क्वेश्चन जनरली नहीं पूछा जाता, फिर भी आप ये देख लो कि मूवी का नाम है ना, ये किसी एक मूवी का नाम है, चाहे इसके एंड में एस जुड़ा हुआ, चाहे स्टेट 2 है, 2 स्टेट होने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये तो किताब एक मूवी का नाम है ना। नेम ऑफ स्पोर्ट्स, नेम ऑफ स्पोर्ट्स में हो जाएगा हमारा चेस, बिलियर्ड्स, डार्ट्स, ठीक है। देख लो फटाफट से किताबों के नाम, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल दिख रहा हो, ये दिख तो प्लूरल रहा है, नाइट्स, एंड में एस जुड़ा हुआ है, नाइट्स प्लूरल होता है तो प्लूरल जैसा दिख रहा है लेकिन किताब का नाम है। मीटलेस डेज, मीटलेस का बेसिकली मतलब होता है जिसको हम बोल सकते हैं फीके, फीके मतलब जिनमें कोई मतलब कोई मजा नहीं है, एकदम नीरस, नीरस। मीटलेस डेज मतलब ऐसे दिन बिल्कुल नीरस से हैं। डेज एस जुड़ा हुआ है, प्लूरल सा दिख रहा है लेकिन किताब का नाम है, सिंगुलर है।
टेल ऑफ टू सिटीज, गलिवर्स ट्रेवल्स, बुक्स को याद कर लेना। ये सारे के सारे नाम के एंड में एस जुड़ा हुआ यानी कि प्लूरल दिख रहा है, लेकिन है सिंगुलर क्योंकि ये किताब का नाम है। नेम ऑफ मूवीज, नेम ऑफ स्पोर्ट्स, चेस शतरंज, बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स वो ऐसे डंडे से गोली मारते हैं, वो बॉल को ऐसे मारते हैं। डार्ट्स, डार्ट्स एक गोला सा होता है जिसमें तीर फेंक के मारते हैं। तो ये सारे के सारे एस जुड़ा हुआ है, देखो एस जुड़ा हुआ है, सब में एस जुड़ा हुआ है, प्लूरल जैसा दिख रहा है लेकिन है सिंगुलर, हमेशा सिंगुलर माना जाएगा इनको। चलिए नेम ऑफ डिजीज, डिजीज मतलब बीमारी, बीमारियों के नाम। मीजल्स, मम्प्स, रिकेट्स, डायबिटीज, शिंगल्स, ठीक है। तो ये बीमारियों का नाम है। मीजल्स, मीजल्स होता है अपने खसरा। मम्प्स, मम्प्स होता है गल्स हुआ जिसमें गला सूज जाता है। रिकेट्स सूखा रोग कहते हैं इसको हिंदी में। डायबिटीज मधुमेह, बहुत फेमस है, ये कॉमन है। शिंगल्स, शिंगल्स कहते हैं दाद, रिंग जो हो जाती है दाद उसको कहते हैं। अच्छा अब आप ऐसे मत बोलना सर आपने इसमें कोरोना तो लिखा ही नहीं, कोरोना तो सबसे फेमस है। दोस्तों कोरोना तो सिंगुलर ही दिख रहा है ना, इसके एंड में एस थोड़ी है, ये तो सिंगल सा ही दिख रहा है, सिंगुलर सा ही दिख रहा है। हम अभी उनकी बात कर रहे हैं जो देखने में प्लूरल हो, जैसे कि देखो ये एंड में एस है, ये प्लूरल दिख रहा है, एंड में एस है, एस है, एस है, प्लूरल दिख रहा है। तो कोरोना तो वैसे ही सिंगुलर दिख रहा है, वो तो सिंगुलर ही होगा। ये कौन सी बीमारियां हैं जो देखने में तो प्लूरल है लेकिन क्योंकि बीमारी का नाम है सिंगुलर ही माना जाएगा, है ना। ऐसे ही नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट अपने इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। ये सारे अपने सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट यानी विषय के नाम हैं। इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था, फिजिक्स मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स कहते हैं सांख्यिकी को, एक सब्जेक्ट होता है बहुत बढ़िया। तो ये सारे भी प्लूरल दिख रहे हैं, एंड में एस जुड़ा हुआ है। तो ये जितने भी नाउन लिखे हैं अपन ने इन सब के एंड में एस देखा, तो ये देखने में तो प्लूरल जैसे हैं लेकिन ये है कैसे, सारे सिंगुलर है। नोट लिख लो, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, ठीक है। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन इनके पूछे जाते हैं, हम भी 2-4 एग्जाम्पल कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन देखेंगे जल्दी जल्दी। मीटलेस डेज have been made into a movie. Billiards is one of my favorite sport. एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। shingles are being
इरेडिकेटेड। बहुत इजी क्वेश्चन है, तुरंत कर लेते हैं। सबसे पहले सेंटेंस देखा, मीटलेस डेज हैव बीन मेड इनटू ए मूवी। सेंटेंस का मतलब है मीटलेस डेज पर एक मूवी बना दी गई है। आप अभी आजकल देख रहे हैं, प्रचलन चल रहा है, जो नॉवेल्स है, जो बुक्स हैं, उसके ऊपर मूवीज बनाई जा रही है। तो हम यही कहना चाह रहे हैं, जो बुक है मीटलेस डेज, उसके ऊपर क्या बनाई जा रही है, उसको मूवी में कन्वर्ट किया जा रहा है, उसके ऊपर मूवी बनाई जा रही है। ये हमारी वर्ब है हैव बीन, और ये मीटलेस डेज सब्जेक्ट हो गया। मीटलेस डेज क्या हो गया, सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब से पहले ही तो होता है। अब ये डेज चाहे देखने में प्लूरल है, लेकिन क्या ये किताब का नाम है मीटलेस डेज, इसलिए क्या होगा, सिंगुलर माना जाएगा। सिंगुलर माना जाएगा, हैव की जगह हो जाएगा हैज। वेरी इजी क्वेश्चन, याद कर लो किताबों के नाम कुछ जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिलियर्ड्स इज वन ऑफ माई फेवरेट स्पोर्ट। सबसे पहले वर्ब देखी, वर्ब है इज। सब्जेक्ट देखा, सब्जेक्ट पहले लिखा हुआ बिलियर्ड्स। बिलियर्ड्स एक स्पोर्ट्स का नाम है, इसलिए सिंगुलर माना जाएगा। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सही है। अब क्या ये सेंटेंस नो एरर का हो गया। अब क्या करते हैं हम, बहुत ज़्यादा जल्दी में आ जाते हैं। ये बिलियर्ड्स के साथ इस देखा और फिर इतना सा देख कर हमने कहा ये तो सेंटेंस हो गया सही, क्योंकि छोटा सही है सेंटेंस। लेकिन दोस्तों यहाँ आगे देखो, ये लिखा हुआ वन ऑफ, और ये बात पहले के वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव्स जो होते हैं, वन ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, इन सब के बाद में नाउन हमेशा प्लूरल होगा, कभी सिंगुलर नाउन नहीं होता है वन ऑफ के बाद, है ना। सारा मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वाले वीडियो में पढ़ाया हुआ है, पढ़ लेना। चलो, वन ऑफ के बाद नाउन कैसा होता है, प्लूरल होता है, और प्लूरल होगा तो हम क्या कर देंगे, इसमें एस जोड़ देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, इसमें एस जोड़ देंगे। ये गलती है सेंटेंस की। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो सही है, लेकिन कोई जरूरी थोड़ी है सेंटेंस में केवल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की गलती हो, कुछ और भी हो सकती है। जितना हमको आता है वो सारा अप्लाई करना चाहिए। आगे पढ़ेंगे साहब। शिंगल्स आर बीइंग इरेडिकेटेड। इरेडिकेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है जड़ से उखाड़ देना, उन्मूलन कर देना, किसी चीज को समाप्त कर देना। वर्ब है हमारी आर, सब्जेक्ट है हमारा शिंगल्स। दोस्तों शिंगल्स के एंड में एस है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दाद। ये एक बीमारी का नाम है, और बीमारी के नाम, डिजीज के नाम के साथ हमेशा वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर। इसलिए आर की जगह क्या लिख देंगे हम, इज लिख देंगे। शिंगल्स इज बीइंग इरेडिकेटेड। ठीक है दोस्तों, तो बड़ा ही आसान नियम है ये। 2 4 5 नाउन याद करने हैं। ये नाउन देखने में प्लूरल है, लेकिन स्वभाव में कैसे हैं, सिंगुलर हैं। इसलिए हमेशा वर्ब कैसी लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। अच्छा एक दो और नाउन है ऐसे। एक दो नाउन और हैं, न्यूज, समन्स। अब आप देखते ही समझ गए होंगे, न्यूज के एंड में एस दिख रहा है, तो ये प्लूरल थोड़ी हो गया। ये देखने में प्लूरल है, लेकिन नेचर में सिंगुलर ही है। न्यूज मतलब समाचार, कोई खबर, है ना। और इसको प्लूरल कैसे करेंगे ये बाद में बताऊंगा। समन्स, समन्स का मतलब होता है नोटिस, बुलावा। जब हम किसी को नोटिस देके बुलाते हैं, जैसे जनरली कोर्ट ये करता है, कोर्ट समन्स भेजता है, तो ये एंड में एस की वजह से प्लूरल दिख रहा है। लेकिन ये दोनों नाउन लिख लो आप। ये समन्स देखने में प्लूरल है, लेकिन है सिंगुलर। इसका प्लूरल कैसे बनेगा, इसमें एस जोड़ना पड़ेगा, समन्सेज। इस समन्स का प्लूरल क्या हो जाएगा, समन्सेज हो जाएगा। तो ये तो प्लूरल है, लेकिन ये समन्स सिंगुलर है। अब देखो एस जुड़ा हुआ है, दिख रहा प्लूरल जैसा है, लेकिन है सिंगुलर। अच्छा, ये समन्स का तो समन्सेज कर दिया, लेकिन ये न्यूज का कभी गलती से भी मत कर देना, न्यूजेज। ये नहीं है कुछ, है ना, कहीं समन्स के समन्सेज के चक्कर में न्यूज को न्यूजेज कर दो कोई शब्द नहीं होता ये। तो इसको तो रहने दो। ये प्लूरल करने का जो सिस्टम है, ये तो मैं आपको नाउन में पढ़ाऊंगा, नाउन प्लूरल करते समय। अभी केवल ये 2 शब्द लिख लो, और ये मेंशन कर लो कि ये एंड में एस है, लेकिन फिर भी ये सिंगुलर है, सिंगुलर माना जाएगा। और वर्ब इसके साथ कैसी आएगी दोस्तों, वर्ब इसके साथ सिंगुलर ही आएगी। ठीक है, चलो। अच्छा, अब कुछ लोग कहेंगे कि सर हेडक्वार्टर्स, ये भी तो सर प्लूरल दिख रहा है, लेकिन सिंगुलर होता है। इसको इसमें शामिल मत करना, क्योंकि समन्स के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, हेडक्वार्टर्स के साथ प्लूरल भी आ सकती है, इसलिए इसको यहां से हटा दो। आप हो सकता है किसी बुक में देख लो और फिर मेरे को कह दो सर आपने हेडक्वार्टर्स लिखा है ही नहीं, तो हेडक्वार्टर्स दूसरी जगह पढ़ेंगे, वो इसमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारे हमारे वो नाउन थे जो देखने में प्लूरल थे, लेकिन जिनके साथ हम वर्ब लगाते हैं सिंगुलर।
और इसके साथ ही हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के वीडियोस या क्लासेस समाप्त कर चुके हैं। आज हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया है, लेकिन आगे आने वाले 2-3 वीडियोस में मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा, 2 वीडियोस में इसके क्वेश्चंस कराऊंगा, जिसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट अगर पढ़ने को मिलेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये सारे वीडियोस आप सभी देख लो, रिवाइज कर लो, नोट्स बना के। मैं अगले वीडियो में क्वेश्चंस लेके आऊँगा। थैंक यू।